हेलो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस के इस बाजीगर सीरीज में। दोस्तों, क्लास 10 का हम लोगों ने कई सारे लेक्चर देखे इससे पहले, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपने देख लिया है पूरा कि क्या था उसमें, सारी सिस्टम्स को हमने समझा है, किस तरह से हर्बिवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है ना, ये तमाम चीजें हमने देखा है। दोस्तों, हम लोगों ने वहां पर जब बात किया था तो आपको होलोजेनिक न्यूट्रिशन के विषय में आपको भी एक्सप्लेन किया है। होलोजेनिक न्यूट्रिशन में आपने देखा था किस तरह से कि हर्बिवोर्स क्या था, उसमें कार्निवोर्स के बारे में बताया था, ओमनिवोर्स के बारे में बताया था। फिर उसमें हमने एक एग्जाम्पल लेकर आपको अमीबा का बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, पूरा प्रोसेस क्या था, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उसी के आगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, यानी पौधा न्यूट्रिशन कैसे करेगा। जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने अपना न्यूट्रिशन किया अलग अलग ट्रिक से, अलग अलग माध्यम से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन द प्लांट, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब किसी चीज को कंबाइन करना। यानी पौधा अपना एक सिंपल शुगर बनाता है ना, यानी ग्लूकोज तैयार कर देता है विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर। पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो तो रहेगा ही रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ द सन, लाइट। ये सब मिल करके कहीं ना कहीं एक जो फूल बना के तैयार करते हैं, वही लीव्स में जाके स्टोर हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू नीड लीव्स उसको क्या करते हैं, पौधे अपने आप को यूज करते रहते हैं। समझ में आ गया? तो आज उसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आज आप देखेंगे, हम लोग फोटोसिंथेसिस देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, भूलेंगे नहीं। देखेंगे, आप नोट निकाल लीजिए अपना और उसमें आगे बढ़ाते रहेंगे। जिसमें आपने देखा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी हम यही इसमें हम देखेंगे कि प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन करता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप हेडिंग डाल चुके होंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ब्रैकेट में चाहिए तो यहाँ लिख लेंगे आप फोटो सिंथेसिस। ठीक है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखेंगे सीधा, पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे क्या, फोटो इज इक्वल टू लाइट। ठीक ना? सिंथेसिस मतलब आप बता देंगे क्या, कॉम्बिनेशन। यानी हम कह सकते हैं कि कोई चीज होगी जो आपस में कंबाइन होगी, वो कॉम्बिनेशन किसका होगा, उस कॉम्बिनेशन को आगे हम लोग समझ लेंगे इसमें। तो इसमें लिख लेंगे ये दोनों तो रहेगा, इसका मतलब इज ए सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर। सिंपल शुगर मतलब ब्रैकेट में ले लीजिए क्या हो जाएगा, सिंपल शुगर ग्लूकोज। ठीक है ना? ये ग्लूकोज बनाने का काम करेंगे। कौन कौन सी चाहिए यहाँ पे, तो भी आप बढ़ा लेंगे आगे इसमें, फ्रॉम CO2 कामा वाटर कामा लिखेंगे, एंड इन सेल जो इसकी होगी, यानी प्लांट के जो सेल्स होंगे उसमें क्या होगा, उसमें बता देंगे कि हमारे पास क्लोरोफिल होगा। और किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। यानी हम कह सकते हैं कि सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लीव्स में जो हमारा क्लोरोफिल है वो सब मिल करके कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। यानी हम इसको समझाने के लिए आपको बता सकते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन के माध्यम से, अगर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का आप ले लेते हैं और 6 ही मॉलिक्यूल आपको हमने वाटर का दे दिया, ठीक ना, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बना देंगे, C6H12O6। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा भाई, ये ग्लूकोज हो जाएगा। और प्लस और जो बचेगा हमारा बाई जो का ऑक्सीजन होगा, ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी ये हमारे लिए क्या होगा, रिलीज कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के फोटोसिंथेसिस जब होगा तो जो ऑक्सीजन होगा रॉ मटेरियल होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, ये निकलेगा वहां से, एटमॉस्फेयर में जाएगा, और जितने लिविंग्स होंगे इसको कंज्यूम्ड करेंगे और वो अपना रेस्पिरेशन करेंगे। ये जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, दैट द रिएक्शन विल बी जस्ट अपोजिट इन द केस ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये चीजें अपोजिट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी होता है कि फोटोसिंथेसिस और
आपस में रिस्पिरेशन किस प्रकार के रिएक्शंस को बिहेव करते हैं, तो अपोजिट रिएक्शन दिखाते हैं ये, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा इतनी बातें। आगे देखेंगे इसमें हम लोग कुछ इसमें इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, यानी कौन कौन सी प्रोसेस आपको देखने को मिलता है जब फोटो सिंथेसिस होता है। यानी लाइट कहाँ से आ रहा है, वाटर जड़ से कैसे जाइलम के माध्यम से पहुंच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लीव्स के स्टोमेटा से आ रहे हैं, इन्हीं चीजों को देखें। फोटोलिसिस क्या है, यानी वाटर कैसे ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन वगैरह हाइड्रोजन से, उन चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसको बोलते हैं इवेंट्स कहा जाता है। तो देख बहुत इजी है पॉइंट। देखिए पहला बना देंगे इसी में, जो CO2 होता है एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में। और ये आता कहाँ से है, ये आता है स्टोमेटा ऑफ लीफ, ये यहां से आता है, ठीक है ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया है, पत्ती के स्टोमेटा से, पत्ती है ये लीफ से, तो इसका जो स्टोमेटा है यहीं से, स्टोमेटा से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ यानी पत्ती में, पेड़ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा। कहाँ कैसे आया होगा एटमॉस्फेयर में, हम आप एनिमल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं एज अ जब आप रिस्पिरेशन करते हैं तो वहां पर जो रिस्पिरेशन के दौरान जब हम लोग रिलीज करते हैं गैस, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात यू कैन से दैट द स्टोमेटा इज द पॉइंट विच इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे जो वाटर होगा, वाटर क्या करेगा भाई, वाटर कहां से लिया जाएगा, रूट, और उसको संट कहां करेगा, संट डिफरेंट पार्ट ऑफ, कहां पर, प्लांट, ठीक है ना। यानी इसको देखेंगे कौन ले जाएगा, तो बता देंगे इसमें जाइलम सेल होंगे, क्या होंगे, जाइलम सेल होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द, कहां तक ले जाएंगे, मेसोफिल सेल। भाई जो पत्तियां हैं जो मेसोफिल सेल होती हैं, उसी मेसोफिल, यानी मेसोफिल कहाँ है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल है, उसी मेसोफिल सेल्स में आप देखेंगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेसोफिल सेल में ही तो आपका क्लोरोप्लास्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाके रहेगा, यही तो खाना बन रहा है, प्रोसेस वहीं पे तो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये भी बता दिया। अगले पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा एक प्रोसेस होगा जिसका नाम होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अर्थात इसमें क्या करेंगे, फोटोलिसिस मतलब होता है कि पानी का टूटना। देखेंगे यहाँ पर, इसी में आगे बढ़ा लीजिए, रिएक्शन कर लेंगे। यहाँ पर दो अणु आप यानी दो मॉलिक्यूल लेंगे पानी का, और देखेंगे टूटेगा कितने में, 4 हाइड्रोजन में, और साथ ही साथ किसमें, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने वाला है, आगे बढ़ाएंगे इसमें और बता देंगे यहाँ पर क्या, जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस कहां से, फ्रॉम वाटर, कंबाइन विथ, किसके साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन विथ CO2 एंड क्या बनाएगा, एंड फॉर्म ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया, सिंपल शुगर। ये सिंपल शुगर बन के तैयार हो गया। यानी वही चीजें जो ब्रेक डाउन हो रही हैं, बार बार कंबाइन करके कुछ ना कुछ क्या कर रही हैं, बनाने का काम कर रही है। समझ में आ गया। आगे इसमें देखेंगे अगले पॉइंट में, चलिए अब देखेंगे ये जो सोलर एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी जो सोलर एनर्जी है ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही है किसमें, कन्वर्टेड इनटू यूटिलाइजेबल केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। और ये स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। भाई सन से लाइट आई तो सन से आना रेडिएंट एनर्जी है, कन्वर्ट किसमें होगी, केमिकल एनर्जी में। वही केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में पड़ा है, ग्लूकोज के फॉर्म में पड़ा है। पेड़ लगा है, पेड़ में पत्तियां हरी भरी दिख रही हैं, ग्लूकोज बना तैयार है, जब इच्छा करेगी जब कोई भी खा सकता है। तो वही चीज है कि अकॉर्डिंग टू नीड उसको यूज कर ले, कंज्यूम करते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ये यूज्ड होता है। ग्लूकोज क्या होता है? यूज्ड हो जाता है, या कह सकते हैं ग्लूकोज यूज्ड करेंगे किस रूप में भाई? एज अ सोर्स ऑफ, कैसे? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लगाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे स्टार्च, चाहे सेलुलोज हो, चाहे आप देखेंगे प्रोटीन होगा, चाहे आपका फैट होगा, ये सब क्या होगा? आर आल्सो सिंथेसाइज्ड, आर सिंथेसाइज्ड कहाँ से? सिंथेसाइज्ड होते हैं फ्रॉम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से ही कहीं ना कहीं ये लोग क्या बनते हैं? बनते हैं। फुल स्टॉप लिख लेंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ, इसमें स्टार्च। पौधे के अलग अलग भागों में ग्लूकोज हमारा स्टार्च के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। और जितनी भी चीजें आप देख पाते हैं, चाहे वो आपका कह सकते हैं स्टार्च हो, चाहे सेलुलोज हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, ये सब भी कहीं ना कहीं ग्लूकोज से क्या किए जाते हैं? सिंथेसाइज होते हैं, बनाए जाते हैं। बातें क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे इसमें। अगर इसी में मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करूं, इंपॉर्टेंस, यानी अब आप सोचिए कि फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाई फोटोसिंथेसिस है तो कहीं ना कहीं CO2 का और ऑक्सीजन के जो, इन दोनों को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। भाई बहुत ज्यादा हमने CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ रखा है, तो ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सब हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो पौधा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगी, CO2 को पिकअप करके कंज्यूम कर लेगा, बदले में हमको CO2 मिल जाएगा। यानी हम कहते हैं जितने भी लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट करना है अर्थ पे, तो ये प्रोसेस होना भी बहुत जरूरी है। तो हर एक प्रकार से कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एक दो बात यहाँ पर बता देंगे, यहाँ पर देखेंगे इसमें। सबसे पहली बात तो आप ये बता देंगे यहाँ पे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स करते हैं सन एनर्जी को, किसको? सन एनर्जी को, किसके लिए? फॉर फूड के लिए, फॉर फूड इन लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग प्राणी हैं उनके लिए खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स कर रहा है। कौन सा प्रोसेस करके? फोटोसिंथेसिस। तो पहला तो इंपॉर्टेंट यही हो कि अभी खाना ही ना बनाए भाई, गेहूं, चावल, दाल, अरहर, ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? हम लोग प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है पौधा, वहीं से लेते हैं, वही खाते पीते हैं। तो हमारा जीवन ही कंप्लीटली डिपेंड है पौधे पर। क्लियर है यहाँ पर? सेकंड इंपॉर्टेंट बात अगर आप बताना चाहते हैं तो बता देंगे कि यह एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है ये? कि फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें क्या रिलीज होता है? जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है। ठीक ना? तो ये तो सिंपल बात ये भी होगी, ऑक्सीजन निकल रहा है, सांस ले रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ बता देंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें हेल्प करता है, किसको? हेल्प कीप CO2 concentration, CO2 concentration in atmosphere fixed, क्या? या कांस्टेंट, यानी CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रखता है, फिक्स रखता है कि हाँ अब ज्यादा एटमॉस्फेयर में CO2 होगा तो प्लांट तुरंत उसको क्या करेगा? टेकअप कर लेगा, उसको कह सकते हैं पिकअप कर लेगा। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं जो एक मात्रा है, जो वैल्यू है, उसको फिक्स करने का काम भी कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहा है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। क्लियर है यहाँ तक? तो इतनी सारी बातें जो छोटी छोटी थी उसको हमने बताया। अब इसमें हम बताते हैं कि कौन कौन सा भाग कब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, किस पौधे में ज्यादा होगा, पत्ती चौड़ी होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगी, ये भी बात आपको बताने वाला हूं। तो इसको आप इसके साथ ले लीजिए। चलिए अगला देखेंगे, लीफ। अब लीफ आप जानते हैं कि एक प्रकार से फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है।
भाई पत्ती ना होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। आप जानते होंगे कि अगर यहाँ पर अगर एक पत्ती अगर आपको यहाँ पर ड्रा कर दिया जाए इस तरह से, तो इसमें भी कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये जो पत्ती है, इस पत्ती में कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड या मार्जिन, ठीक है ना। ये वाला भाग क्या है हमारा, मिडरिफ, क्या हो जाएगा, मिडरिफ। इसमें ये क्या है, वेन्स। ये हमारा तो आप जानते हैं कि जो स्टेम्स होगा इसका भाग, ये पेटियोल वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लीफ लेट भी निकलती रहती है, ये वेनलेट है, ये सब वेनलेट्स हो जाती हैं। तो अलग अलग चीजें आपको पत्तियों में देखने को। एक चीज और, यहाँ पर छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई पड़ते हैं इस तरह से, दैट इज कॉल्ड एज अ, ऊपर भी होते हैं लोअर सरफेस और अपर सरफेस। इन द बोथ केसेस यू कैन अपीयर द स्मॉल पोर इज कॉल्ड एज द स्टोमेटा व्हिच आर हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो ये समझ में आ गई इतनी बातें। अब हम देखेंगे कि पत्तियों में अगर लीफ सरफेस बड़ा है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा कि ज्यादा होगा। तो ये बातें भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखेंगे लार्ज सरफेस एरिया है, अगर भाई लार्ज सरफेस एरिया होगा तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र, जैसे मान लो एक छोटा पतला व्यक्ति है तो सूर्य की रोशनी आएगी तो कम खींच पाएगा, लेकिन शरीर जिसका भारी है सूर्य की रोशनी आएगी तो उसको खींच लेगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तो ऐसे पत्तियां हैं, लार्ज सरफेस एरिया होगा तो कहीं ना कहीं सूर्य के यानी रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करेगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट क्या बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ये मैक्सिमम लाइट क्या करेगा, मैक्सिमम लाइट को पिकअप करेगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ सकती है। दूसरा केस आप बता सकते हैं यहाँ पर लीफ का अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट बता देंगे यहाँ पर। यानी इसमें हम बता देंगे अगर ये राइट एंगल पर लगे हैं तो राइट एंगल पर आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइट को क्या करेगा, ये ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी, ठीक है ना। इसमें एक बात और बता सकते हैं हम लोग, क्या इसमें प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल, किसमें होगा, पेरेन्काइमा सेल, पेरेन्काइमा इन, बता दीजिए पेरेन्काइमा इन मेसोफिल, ठीक है ना। यानी इंटरसेलुलर स्पेस यानी अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि लाइट कम खींच पाएगी। अगर बहुत ही चिपके हुए हैं मेसोफिल सेल्स में तो ये कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या कर सकेगा, बढ़ा सकेगा। फिर इसमें बता देंगे कि थिननेस क्या है, थिननेस ऑफ लीव्स, यानी पत्ती जो होगी बहुत ही पतली होगी कि पत्ती चौड़ी होगी, ये भी कहीं ना कहीं हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करता है, मतलब मैटर करता होगा, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। फिर एक बता देंगे प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ब्रैकेट में इन नंबर, ब्रैकेट बन गए। यानी स्टोमेटा की संख्या ज्यादा है कि कम है, पर ज्यादा होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा हो सकेंगी, कम है तो कम हो पाएगा। जितना ज्यादा स्टोमेटा है उतना ज्यादा अंदर जाएगा CO2 है, बाहर आएगा O2। तो ये भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं किसके लिए कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है ना। अब इसमें आप ये करिए, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे। हमने आपको बता दिया कि किस तरह से
जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका साइड क्या है, तो लीव्स है। लीव्स में आप जानते हैं मेसोफिल सेल पाया जाता है। मेसोफिल सेल के ही पार्ट है स्पॉन्जी सेल और पेलिसेड सेल, जो कि पेलिसेड एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं, और जो स्पॉन्जी सेल्स होता है एक सर्कुलर सेल्स ओवल शेप के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आपको देखा गया कि ये हमारे मेसोफिल सेल होते कहाँ पर हैं, तो लीव्स वगैरह जो है उनके अपर एंड लोअर सरफेस के बीच में ये पाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं बीच में बंडल सीथ आपको दिखाई पड़ता है, उन्हें वेस्कुलर बंडल कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, रूट से आए हुए वाटर्स को कंडक्ट करता है और पूरे पौधे में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये बंडल शीथ हो जाता है, जिसमें ये सब जाइलम और यहाँ पर एक फ्लोएम सेल दिखाई पड़ता है, ये जाइलम सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हमारा भाग जो होता है एक वजह से अपर एपिडर्मिस होता है, दैट इज द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पाए जाते हैं इसको बोलते हैं पेलिसेड मेसोफिल सेल, यानी जो ये मेसोफिल सेल का कौन सा भाग है, तो पेलिसेड वाला सेल पाया जाता है। वहीं पर आप देखते हैं कि नीचे वाली जो सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी उसमें इन्वॉल्व होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये स्टोमेटा है, तो यहाँ से CO2 स्टोमेटा से होता हुआ मेसोफिल सेल में आ जाता है, और यहाँ से रूट से ये जाकर के पानी भी क्या पहुंचता है, यहाँ पहुंच जाता है। नहीं, हम कह सकते हैं कि इसी मेसोफिल सेल में CO2 और वाटर दोनों का मिलाप होता है, और दोनों मिलकर तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पर, यानी मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, वहां से भी मिल जाता है, सनलाइट आ ही रहा है, तो चारों प्रोडक्ट हमारे मिल चुके हैं और खाना बन के तैयार हो जाता है पौधे का। तो ये हमारा एक प्रकार से ये जो होता है स्पॉन्जी सेल कहलाता है। स्पॉन्जी सेल मेसोफिल सेल, यानी कह सकते हैं स्पॉन्जी सेल है लेकिन किसका भाग है, मेसोफिल सेल का ही भाग है। तो मेसोफिल सेल हमारा जो है एक पेलिसेड में है, ये आप देख सकते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है स्पॉन्जी सेल के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक हमारे आपको एक साइड दिखा दिया कि यहाँ लीव्स एक साइड होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाता है। वहीं पर आपको दिखा दिया गया कि ये जो इसके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट को हमने यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर बनाने का काम किया है कि क्लोरोप्लास्ट आपको क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में इस रिंच नुमा स्ट्रक्चर जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज द थाइलाकोइड कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टोमा कहते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रक्चर इतना होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दोनों आप देखेंगे दोनों थाइलाकोइड को जोड़ने वाले जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्रिज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, एक स्ट्रक्चर साथ क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बताया गया, समझ में आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे भी बताओ। चलिए, इसमें जो हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया था उस क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। 2 पॉइंट क्या है, आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अगर है तो ये क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट के बदौलत से फोटोसिंथेसिस संभव है, ठीक है ना। पाया कहाँ जाता है इसको भी बता देंगे। मेनली फाउंड इन, कहाँ पर, फाउंड इन मेसोफिल सेल, कहाँ पे, मेसोफिल सेल, विच आर फाउंड, ये कहाँ पर होता है, मेसोफिल सेल लिख लेंगे, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, यानी अपर और जो अपर वाला होता है और लोअर वाला एपिडर्मिस होता है, उन्हीं दोनों के बीच में मेसोफिल सेल होते हैं, जिसके कौन कौन से सेल्स होते थे, एक था स्पॉन्जी सेल और एक कौन सा था, पेलिसेड सेल। भाई यही दोनों तो भाग थे हमारे किसके, मेसोफिल सेल के थे, तो आपने वो देख लिया है। आगे देखेंगे इसमें, ये कहीं ना कहीं कहां पर होते हैं, गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है, यानी ये जो स्टोमेटा है, ये यानी ये स्टोमेटा का जो गार्ड सेल होता है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ऐसे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हमने लिखा है कि गार्ड सेल के कहाँ पर, स्टोमेटा में भी ये पाए जाते हैं। क्लियर, आगे देख लेंगे इसमें भाई। चलिए, अब इतनी चीज आपको हो गई है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सामने देखना, ग्रेनम क्या था जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सबको दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें कि जब फोटोसिंथेसिस हुआ था तो उसके मैकेनिज्म क्या थे।
मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होने के साथ क्या क्या बदलाव देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हम इसमें बात कर लेंगे। तो देखेंगे इसमें आप बता देंगे, पहला बता देंगे जब डे होता है यानी ड्यूरिंग डे सनलाइट क्या होता है, फॉल्स, बहुत तेज गिरता है सनलाइट, ठीक ना। सनलाइट फॉल्स होता है, कहां पर गिरता है, ऑन लीव्स, ठीक है ना। फिर देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से इवेंट दिखाई पड़ते हैं, तो लिख लेंगे इसमें, जैसे जैसे जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी क्या करती है, ये फ्रॉम सन से आती है, सन से आएगी और किसमें चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में टूट जाएगी, यानी इससे होगा क्या, स्प्लिटिंग होगा, क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसमें टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल, अभी आपको बताया था फोटोलिसिस, हाइड्रोजन में टूटता है, हाइड्रोजन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन, और साथ ही साथ किसमें, हाइड्रोजन आयन और साथ ही साथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन कहते हैं, या तो इसको हम लोग फोटोलिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी आई है, ठीक है ना, यानी एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो हुआ है लाइट एनर्जी को, इसको पिक करने का काम कौन करता है, पिक कौन करता है, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल है वही पिक कर सकता, उसी के पास कुदरत ने ऐसा चमत्कार दिया है कि लाइट एनर्जी को सिर्फ तुम ही पिकअप कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता, हम आप थोड़े ना कर पाएंगे। 5 मिनट अगर धूप में खड़ा कर दिया जाए तो देखिए क्या हालत हो जाती है। तो ये सिर्फ क्लोरोफिल के पास ताकत है कि हाँ ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, पिक करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं अब यहाँ पे और होगा, रिडक्शन होगा किसका, CO2 का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, जिसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज में, यानी इस क्रिया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डार्क रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक फेज, समझ में आ गया। तो ये दो प्रोसेस आपको देखने को मिल सकते हैं जब ये सब बदलाव होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है ना। बस इतनी बात रखेंगे, बाकी इसमें एक पॉइंट देख लीजिए, रॉ मटेरियल क्या होता है, कुछ इसमें आपको रॉ मिनरल्स मिलेंगे, कौन कौन सा रॉ मिनरल्स आपको फोटोसिंथेसिस में मिलते हैं, भाई अभी मैंने आपको वही 4 पॉइंट बताया था, वही नाम लिख दीजिए, खत्म। इसको देखिए, एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना, एक आपको वाटर मिलेगा, एक आपको सोलर तो मिल ही रहा है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोलर से क्या मिला, रेडिएंट एनर्जी। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला है, तो पत्ती के स्टोमेटा से, एटमॉस्फेयर से आता है और पौधा उसको टेक कर लेता है। वाटर कहाँ से मिला है, रूट से आता है, और रूट से आगे कौन ले लेता है, जाइलम ले लेता है, और पत्ती के मेसोफिल सेल तक उसको पहुंचा देता है। ये भी आप जानते हैं स्टोमेटा से आता है, आगे जाता है, और मेसोफिल सेल में ये क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक ना। सोलर एनर्जी आप जानते हैं कुदरत का एक चमत्कार है कि ऊपर से आएगा, इन सबको आपस में मिलाएगा, कंबाइन कराएगा, और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बन के सिंपल शुगर तैयार कर देगा, यही हो जाता है हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी पत्ती में आई है, समझ आ गया इतनी बातें। बाई प्रोडक्ट अगर कोई पूछता क्या निकलता है तो क्या बता देंगे, ऑक्सीजन। ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है जो हमको फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, मिलता है, और इसी से हमारी अब लाइफ, दुनिया की सारी लिविंग की लाइफ क्या होती है, चलती रहती है, समझ आ गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पौधे न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, उसी के बारे में ये जितनी भी डिस्कशन हुई है आज इतना हुआ है। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे
ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, उसमें और मजा आएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म में उसको समझाया जाएगा। समझ में आ गया? तो इतना आप लोग इसमें सॉल्व लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको देखेंगे तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाकर के ज्वाइन करिए, जिससे आपको यहाँ का पीडीएफ जो है मिल सके। ठीक है ना? तो इतना आप लोग करिए, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।